नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। ये जो क्लास है हमारी रीड लेवल 1 की मैथ स्पेशल बैच में जो 18वीं क्लास है। अब तक हमने 17 क्लासेस देख ली है और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने उन 17 क्लासों को देख लिया होगा और अपने नोट्स खुद बना लिए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा और काफ़ी बेसिक बातें मैं आपको कंसेप्ट के साथ में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने जहाँ तक पिछली क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। किसके बारे में? अभाज्य गुणनखंड के बारे में देखा था। अब इस क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने पहले कहीं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप देखिएगा, वहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपने नहीं देखा हो, कहीं नहीं सीखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा और आपको एक एडवांस लेवल तक समझाऊँगा। क्लियर है? चलिए तो हम लोग देखें। हम लोग बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की। दो बातें हमारे पास में, एक तो है एलसीएम और दूसरा है एचसीएफ। हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं लसव या लसप और इसको बोलते हैं मसव। ठीक है, दोनों को साथ में हम लोग देख रहे हैं। और नाम, पूरे नाम की बात करें तो एल का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर एचसीएफ की बात करें तो हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम यानी कि यहाँ से आपने एक शॉर्ट नेम ले लिया एल, सी से ले लिया सी और एम से ले लिया आपने एम। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो ल से यहाँ पर ल ले लिया है, स से स और व से वो। ठीक है, वैसे ही अगर इसके नाम की बात करें मसव की तो महत्तम, और स का मतलब समापवर्तक। ठीक है, तो ये जो था हमने बात करी है, नाम के बारे में बात करी। किसके बारे में? नाम के बारे में बात करी। कभी कभी क्या होता है कि नाम में ही हमें कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको नाम कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन एक मैं कहा कि हमको जीरो लेवल से सीखना है तो हर एक बात को हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ में समझेंगे। क्लियर है? ताकि आप लोग कभी किसी को पढ़ाओ तो उसको पूरे डिटेल के साथ जानकारी दो। क्योंकि हमारे साथ में एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर कि हमें क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लसव और मसव ज्ञात करो तो आपको बता देंगे भाई आपको इस टाइप से खंड बनाने हैं और इस टाइप से करना है। क्यों करना है उसका कोई जवाब नहीं। लसव का नाम क्या है पूरा, उसके बारे में कोई क्लियरिटी जानकारी नहीं होती है ना। तो काफ़ी समस्याएं हमारे सामने आती है और स्टूडेंट्स जब वो नहीं पढ़ेगा तो वो अगली पीढ़ी में फिर नहीं पढ़ेगा, है ना। तो ये हमारे सामने हमेशा समस्या बनी रहती है। तो इस समस्या से बाहर आने का सबसे बेहतर तरीका है कि हर एक चीज़ को हम लोग टाइम लेकर के आराम से डिटेल के साथ में समझें। उससे आपको भी फ़ायदा होगा और नेक्स्ट जनरेशन स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग लसव की बात कर रहे हैं, यानी कि एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का ये नाम होता है। एलसीएम इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में लसव कहते हैं। पूरा नाम इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और लघुत्तम समावर्तक हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपका मसव कहेंगे उसको, मसव यानी कि एचसीएफ, हायर कॉमन फैक्टर और महत्तम समावर्तक। अब इस बातों में देखिए ध्यान से, मैं एक एक बात को क्लियरली बता रहा हूँ, आप ये ना समझे कि आखिर में इसमें टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगर आप टीचर बन रहे हो तो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे पटवार का हो या एलडीसी का या कुछ और एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ आपको इतना बेसिक कंसेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बताऊँगा वहाँ पर अगर उनको पढ़ा रहा हूँ तो, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं इस चीज़ों से, है ना। उन्हें किसी को बताना नहीं है, लेकिन टीचर को क्या होता है कि बताना होता है बाद में भी, तो काफ़ी चीज़ें फिर समस्या करती है। तो हम एक एक चीज़ को समझ रहे हैं। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ठीक है, तो हम यहाँ समझते हैं लसव को, किसको?
लसव को हम लोग समझते हैं, एलसीएम को पहले समझते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं कि दो को क्या ले 4 ले लेते हैं, 4 6 और हमने ले लिया 8, ठीक है। 4 6, अभी 4 और 6 को ही रखते हैं हम लोग, 8 को भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी बातों को समझिएगा। 4 और 6 लिया, अगर आपसे कहता है क्या कहा कि एलसीएम ज्ञात करो, क्या बोला 4 और 6 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समावर्तक। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो 4 को मैं 4 का गुणज, देख ध्यान से देखना कि 4 का गुणज का मतलब गुणा करने पर कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो 4 के बाद में ध्यान से देखिएगा, 4 के बाद में 8, फिर 12, 16, 20 और 24। 6 के गुणज क्या क्या है, 6 का गुणज यानी कि मल्टीपल, जो गुणा हो रही है उसको कहेंगे हम गुणज। जो संख्या गुणा हो रही है उसको क्या कहते हैं हम लोग, गुणज कहते हैं। तो 6 का गुणज 6, उसके बाद में 12, 18, 24, 30। ये मैंने दोनों के दोनों मल्टीपल लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा कि भाई 4 और 6 में ऐसा क्या है जो कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, कॉमन का मतलब क्या, ध्यान से देखना। अभी हम लोग सिर्फ इस शब्द के ऊपर जा रहे हैं। मल्टीपल का मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब क्या है, गुणज, यानी कि 4 8, 2 का गुणा किया, 3 का गुणा किया, 4 का गुणा किया, 5 का गुणा किया, 6 का गुणा, किसमें, 4 में। तो अभी मल्टीपल यानी कि गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो संख्या गुणा होती है, ठीक है। 6 की बात करें तो 6 में 1 का गुणा किया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो गुणज के बारे में बात हो गई, मल्टीपल के बारे में बात हो गई कि जो संख्या गुणा होगी वो गुणज कहलाएगी। नेक्स्ट बात करें हम लोग कॉमन की, तो यहाँ कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, दोनों में होना चाहिए। तो क्या क्या है उभयनिष्ठ, तो आपने देखा भाई 12 दोनों में है और 24 दोनों में है। क्या है, 12 और 24। तो ये आपके पास में क्या हो गया, कॉमन की बात हो गई। शब्दों पे ध्यान करिएगा, मैं क्या एक एक शब्द को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, जो संख्या गुणा हो रही है, हमने इसको 4 के साथ में जितनी गुणा हो रही है, गुणा संख्या हो रही है उसको लिख दिया। 6 के साथ में जितना गुणा हो रहा हमने लिख लिया। उसके बाद में हम लोग कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या है, 12 है और 24 है। अब हम बात करें लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा कॉमन क्या है, लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा कॉमन क्या है। तो 24 और 12 में सबसे कॉमन छोटा क्या है, तो आप कहोगे भाई सर 12 है। तो यही एलसीएम है भाई, 4 और 6 का एलसीएम क्या है, तो 12। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। बस यही एलसीएम का कंसेप्ट है कि भाई एलसीएम एक्चुअल में है क्या चीज़, क्लियर है। तो हमने मल्टीपल की बात करी, कॉमन का मतलब ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, लेकिन छोटा कौन सा, क्योंकि नाम से क्लियर है, लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब क्या है कि छोटा। कॉमन है लेकिन कौन सा, छोटा। उभयनिष्ठ है लेकिन छोटा, तो कौन सा, 12 और 24 में छोटा कौन सा, तो आपने कहा 12। तो 12 क्या हो गया, 4 और 6 का एलसीएम हो गया, क्लियर है। अभी हम लोग किस किस तरीके से सोल्व करेंगे वो दूसरा मैटर है, मैं सिर्फ एलसीएम का आपको मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो ध्यान से, एक और एग्जाम्पल देखो, समझ जाइएगा अच्छे से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो एक और संख्या ले लो आप, कोई भी संख्या। जैसे हमने ले ली एक तो 12 ले ली और 16 ले लिया, ठीक है। 12 और 16, अब इनका एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 12 को लिखना पड़ेगा। 12 के गुणज क्या होंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 चम 72। चलिए यहाँ तक लिख दिया मैंने 4 5। अब 16 की बात करें तो 16, 32, 48, 64, 80, ठीक है। इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस टाइप से क्या हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने क्या कर दिया, इसका मल्टीपल लिख दिया। क्या कर दिया, इसका मैंने मल्टीपल यानी गुणज लिख दिया। अब गुणज लिखने के बाद में मुझे क्या देखना है, कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन। तो ध्यान से देखिए, कॉमन यानी कि एक जैसा क्या है, 32, 36, 48, 48, ठीक है। और कॉमन कुछ और आगे जाने के बाद में कुछ और आएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा कॉमन क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर कॉमन सबसे छोटा जो आपके पास में कॉमन आया है दोनों में, वो क्या आया है, 48 आया है। क्या आया है आपके पास में, तो इसका एलसीएम जो होगा वो क्या हो गया आपका, 48 हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो।
तो सबसे छोटा कॉमन यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम की बात करी। अब सवाल ये है कि क्या एग्जाम में ये तरीका सही है क्या? तो आप कहोगे ठीक है, तो 12 और 16 की बात करी भाई, और बड़ी बड़ी संख्या हो गई तब तो नहीं आएगा, है ना, बात समझ रहे हो? और बहुत बड़ी संख्या हो गई तो यहाँ तो आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा थोड़ी ना कर पाएंगे हम लोग, हमारे पास में एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं है। तो इसके लिए फिर तरीके निकल के आए कि एलसीएम निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इसका मतलब बताया है, तरीका नहीं है, ठीक है? इस तरीके से जाओगे तो आप फंस जाओगे और मतलब भी नहीं है, इसमें टाइम खराब करने का। तो एलसीएम निकालने के क्या क्या तरीके हैं उसकी बात करें। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर एलसीएम निकालने के आपके पास में 2 तरीके हो सकते हैं, है ना। दोनों तरीके कौन से, मैं दोनों के ऊपर बात कर लूँगा आपके पास में, या आपके पास में कोई और तरीका तो वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली हम लोग पहला जो है हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, जैसे कि मैंने इसी एग्जाम्पल को 4 और 6 को ले रहा हूँ वापस, इसी एग्जाम्पल को हमने एग्जाम्पल पहले को ही वापस से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करो, 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करो या लघुत्तम ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पाड़े से, 2 दूनी 4, 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यानी कि 4 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, या फिर कितनी बार है 2 की घात कितना है, 2 की घात 2, ठीक है। नेक्स्ट किसको, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पाड़े से 3 और 3 एकम 3, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। तो हमारे पास में ये है 2 की घात 1 × 3 की घात 1, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो अब बात को समझिएगा, छोटी संख्या है इसलिए आपको थोड़ा सा वो इजी लगेगा, लेकिन अब ध्यान समझिएगा, आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी घात है, क्या है, सबसे बड़ी घात वाले को लेना है। पहली बात क्या कह रहा हूँ मैं, पहला पॉइंट याद रखिएगा, सबसे बड़ी घात वाले को लेना है। और अगर सबसे, और देखना ध्यान से, सबसे बड़ी घात कौन सा, अगर उभयनिष्ठ है तो, कॉमन है तो, उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, कॉमन, कॉमन है तो सबसे बड़ी घात। दूसरा पॉइंट, कॉमन नहीं है ना, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो संख्या लेनी होगी, है ना, मतलब आप उसको भी आपको काउंट करना हो, कॉमन नहीं है तो संख्या, ठीक है। कॉमन नहीं है तो वही संख्या आपको ले लेनी है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 की घात 2 और 2 की घात 1 में कॉमन क्या है, 2 की घात 2 और 2 की घात 1 में कॉमन क्या है, बताइए। तो आप लोग कहोगे 2 की घात 1 और 2 में, तो आपके पास में ये, आपके पास में दोनों में कॉमन है, तो सबसे बड़ी घात क्या, अब 2 में सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप कहोगे 2 की घात 2, तो आपने लिखा 2 की घात 2 × जो नहीं है 3 की घात, ध्यान से देखिएगा, 3 की घात कितना है, 1 है, 3 की घात 1 है, तो आपको 3 की घात 1 को ले लेना है। तो जब आप सोल्व करोगे, ध्यान से देखिएगा, 2 की घात 2 का मतलब 4 × 3 की घात 1, 3 की घात 1 यानी कि 3, तो कितना हो गया आपके पास में, 12 हो गया। कितना हो गया आपके पास में, 12। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने के लिए प्रॉब्लम है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। अब मैं इसी को एक और तरीके से आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, हमने 4 का अभाज्य गुणनखंड निकाला और 6 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। उसके बाद में हमने क्या लिखा, उसको घात के रूप में लिख दिया भाई। 2 की घात कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2, 4 को लिख दिया, और 3 को लिखा है 2 × 3। अब देखा 2 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है उसका मतलब जब कॉमन होगा तो सबसे बड़ी घात, है ना, याद रखना है, यहाँ कॉमन होगा तो सबसे बड़ी घात लेनी होगी। क्यों लेनी होगी, सीधी सी बात है भाई कि आपके पास में यहाँ पर जो संख्या आ रही है उसको उठाना है और कुछ नहीं करना है ना। यहाँ से तो 2 की घात 2 ले लिया और 3 की घात 1 ले लिया, तो हमारे पास में 12 आ गया। यही 12 हमारे पास में ये था,
यही क्या था हमारे पास में 12 था। ठीक है, जब बड़ी संख्याएं रहेगी तो हमको इस तरीके पे जाना बेहतर होगा। अब मैं इससे भी एक और सिंपल तरीका बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इससे भी। अब यहाँ पर हमारे पास में इसको अलग से लिखना है, इसको अलग से लिखना है, इसको अलग से, इसको अलग से, ये भी क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो हम लोग इसको एक और मेथड पे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक और मेथड पे लेकर के जा रहा हूँ। इसका सेकेंड तरीका क्या जा रहा हूँ? सेकेंड तरीके पे जा रहा हूँ आपके पास में। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग सेकेंड तरीके से किस प्रकार से कर पाएंगे। एक्चुअल में सेकंड तरीका जो है वो यहीं से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। लेकिन आप सबको जब अलग अलग आपको करना है और भाग लगाना ही है, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि एक साथ भाग लगा लें? क्या करें? एक साथ क्यों नहीं भाग लगा सकते हम लोग? इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से, मैं हर एक बात को आपको क्लियरली बता दूंगा और समझ में भी आ जाएगा। आराम से समझिएगा। वीडियो को रिपीट कर सकते हो अगर नहीं आता तो। आपको क्या करना था? 4 और 6 का एलसीएम निकालना था। हमने क्या भाई, इसका गुणनखंड अलग से निकाला, इसका भी गुणनखंड अलग से निकाला। तो हम लोग दोनों को साथ में क्यों नहीं कर ले? तो हम लोग क्या किया, 4 और 6 का, तो हमने देखा भाई 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आ गया। अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे 2 के पाड़े से, जिसमें भाग जा रहा उसमें जाएगा, नहीं जा रहा कोई बात नहीं। 2 एकम 2, 3 में नहीं गया, 3 को छोड़ दो। और फिर 3 एक तो है ऑलरेडी और 3 एकम 3। जब ये एक एक आ गया सब में तो आपका काम खत्म। अब जो आ रहा है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो आपका आंसर क्या आ गया? 12। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये जो है हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड विधि है। दोनों को अलग अलग करना है और उसके बाद में सबको एक साथ करना है। तो बेहतर तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले मैंने पूरा एलसीएम का आपको मतलब बताया था। उसके बाद में उसको एक तरीका इस तरीके से सोल्व करके बताया हो, और दूसरा तरीका आपके पास में ये वाला, और सबसे बेहतर तरीका यही होगा। ठीक है, अब हम लोग और बात करेंगे बाद में। तो हमारे पास में कुल मिलाकर के एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। अब हम लोग इस और क्वेश्चन को देखते हैं। किसको? इस वाले को। 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है। 12 और 16 का निकालना है। बातों को अच्छे से सीखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा फिर आप। ठीक है, कंसेप्ट को समझें। हम लोग हर एक चीज़ को कंसेप्ट के साथ में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपके जो भी डाउट हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, मैं सभी कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अब, कि भाई 12 और 16 का हमें एलसीएम निकाल के बताओ अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमने क्या किया, 12 का गुणनखंड निकाला 2 के पाड़े से, 2 छंग 12, 2 से, 2 तिया 6 और 2 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या हो सकता है? तो किसका है? 16 का। 2 के पाड़े से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा भाई। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, या फिर 2 की घात कितनी है? 2 की घात 2 है। 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। नेक्स्ट उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 16 को। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। या फिर 2 की घात 4 इंटू 3 तो है नहीं, ठीक है, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लें 2 इंटू 2 जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लिखना है। जो कॉमन आ रहा उसको लिख लिया एक बार, 2 लिख दिया, यहाँ से 2 लिख दिया। जो नहीं आ रहा उसको भी लिखो। 3 नहीं आ रहा था और आपके पास में 2 इंटू 2 भी नहीं आ रहा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। कितना आ गया आपका? 48 आ गया। इस तरीके से जाओ, या फिर यहाँ से घात से लिखो। सबसे बड़ी घात देखनी है, 2 की घात 2 और 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब कितना होगा? देखिए, 2 की घात 3 का मतलब
2 की घात 4 का मतलब आपके पास में 16 होगा। कितना होगा? 16, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2। तो इस प्रकार से आपके पास में 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया? 16 हो गया है। तो 2 की घात 2 और 2 की घात 4, तो 16 × 3 करोगे तब भी आपके पास में कितना हो जाएगा? 48 आएगा, है ना। इनमें से एक ले लिया हमने और इसमें से 3 ले लिया, तो 48 आ गया। ये एक तरीका है कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि से। दूसरा जो तरीका है आपके पास में पूरा भाग विधि से। इस वाले मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? भाग विधि। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, भाग विधि में हम लोग किस प्रकार से करेंगे? चलिए यहाँ देखिए 12 और 16 का आपको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड नहीं, भाग विधि से डायरेक्ट करना है आपको, एलसीएम निकालना है ना। तो 2 के पाड़े से 2 के पाड़े से 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 के पाड़े से 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर अब आपको पास में ना तो 2 आ रहा ना 3 आ रहा है। ठीक है, अब जिसकी भी पाड़े से 3 के पाड़े से, ध्यान से देखिएगा, 3 के पाड़े से 3 एकम 3, 4 रह गया। फिर 4 के पाड़े से 1 1, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 48। क्लियर है? तो ये अलग अलग तरीके आपको सिर्फ इसलिए बताए गए हैं कि भाई बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ना। अगर पटवार के बेस में मैं डायरेक्टली यही बताता कि आपको इस प्रकार से एलसीएम निकालना है, लेकिन टीचिंग वालों को जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में एलसीएम का मतलब क्या होता था, और उसके बाद में हम लोग उसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि है और दूसरी डायरेक्टली भाग विधि। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम को निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करना है और सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहाँ लिखना है आपको? देखिए, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं पूरा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, है ना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिएगा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, और सोल्व करते हुए फिर आगे जाए। वीडियो को पूरा तब देखें जब इसको सोल्व कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं हो कि बस सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एलसीएम ज्ञात करो। और क्वेश्चन पहला 12 और 18, दूसरा 24 और 42, तीसरा हमने दिया 85 और 115, 720 और 840, पाँचवा दे दिया 1125 और 999। 999 नहीं, कुछ और देख लो, 1 2 3 4। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और एलसीएम निकालना है। अब आप एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ ये वाला तरीका अपनाएं, ये वाला तरीका अपनाएं। अब उस बेसिक तरीके पे आपको नहीं जाना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। क्या किया है मैंने? समझाने के लिए बताया है। आप लोग सीधा भाग विधि से जाएँ और जब तक 1 नहीं आता है, एंड में 1 नहीं आता, तब तक भाग लगाते रहे। छोटी संख्या से जाएँ, पहले 2 से देखें, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, 7 से, इस टाइप से आगे बढ़ते हुए जाएं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एचसीएफ के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसको हटाते हैं। अब एलसीएम हो चुका है हमारा, और तो एचसीएफ का पूरा नाम क्या है मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ एचसीएफ के बारे में, कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है और पूरा नाम क्या होता है। एचसीएफ यानी कि हायर कॉमन फैक्टर। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो फैक्टर जो होते हैं, गुणनखंड जो होते हैं, वो सबसे बड़ा कौन सा होगा ये देखना। जैसे कि हमने क्या कहा था,
वहाँ पर हमारे पास में दो संख्याएं थी। कौन सी? एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ मैं वापस से, जैसे कि हमने क्या लिया था पहले, 4 और 6। 4 और 6 का HCF निकालो, 4 और 6 का HCF निकालो, ये कहा था। यानी कि आपको म स व निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? म स व या म स प, आप जो भी कहो आप कह सकते हो उसको। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। तो 4 और 6 का आपको क्या निकालना है? म स व निकालना है। तो यहाँ F का मतलब क्या है? F का मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर 4 को लिख सकते हैं क्या? 2 × 2, और 6 को लिख सकते हैं क्या? 2 × 3। लिख दिया मैंने। तो अब ध्यान से देखना कि हायर कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा जो कॉमन है वो क्या? सबसे बड़ा। दोनों में होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इनमें दोनों में क्या चीज़ है जो एक जैसी है? तो हमने कहा 2। तो आपका HCF कितना आ गया? 4 और 6 का 2 आ गया। 4 और 6 का HCF कितना आ गया? 2। मेरी बात समझ रहे हो? जो कॉमन है उसकी बात करेंगे और सबसे बड़ा। अब और बात करें, क्या हमने एग्जाम्पल लिया था? हमने 8 और 12 का लिया था, है ना? 8 और 12 का एग्जाम्पल लिया था। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा, 8 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, और 12 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3, ये लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉमन क्या है वही लेना है आपको, जो कॉमन है वही लेना है। तो 2, एक बार तो 2 कॉमन है यहाँ पर, और एक बार 2 कॉमन है यहाँ पर। तो इसका HCF क्या आ गया? 4 आ गया। HCF क्या आ गया? 4। ये छोटी संख्याओं के लिए ठीक है, लेकिन जब बड़ी संख्या निकालनी होती है तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख करके और आगे चलेंगे। जैसे हमने कह दिया, क्या कह दिया कि 36 और एक और संख्या ले लेते हैं, 36 और 16 ले लिया हमने। इसका क्या निकालना आपको? HCF निकालना है 36 और 16 का। तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, मैं फिर दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इसमें हायर सबसे बड़ा कॉमन क्या है। तो ध्यान से देखो, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, तो ये आपका कॉमन हो गया। सबसे बड़ा कॉमन क्या होगा? 2 × 2 4, सबसे बड़ी संख्या आएगी। अब 36 का गुणनखंड आप लोग अगर किया आपने, तो देखा होगा आपने क्या कि 2 के पाड़े में 18, फिर 2 के पाड़े से 9, फिर 3 के पाड़े से 3 × 9 और 3 × 3। और जब मैं 16 को लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 8 बार, 2 4 बार, 2 2 बार और 2 1 बार लिख सकते हैं। अब आगे ध्यान से देखिएगा, 36 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 × 2 × 3 × 3, या फिर क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात कितनी बार है? 2 बार। 2 की घात 2 × 3 की घात 2। अब रही बात 16 की, तो 16 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 16 को 2 × 2 × 2 × 2। अब इनमें कॉमन क्या है? या फिर मैं 2 की घात क्या लिख सकता हूँ? 4। या तो सब में कॉमन क्या है वो देख लो, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, इधर नहीं। जो कॉमन है 2 × 2, तो आपके पास में कितना आ गया? 4। इसका HCF क्या आ गया आपके पास में? 4। कितना आ गया आपके पास में? 2 × 2। अब दूसरी बात, यहाँ अगर आपको निकालना है तो सबसे छोटी घात देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? सबसे छोटी घात। तो यहाँ पर 2 की घात 2 है और 2 की घात 4 है, तो इनमें उभयनिष्ठ में, है ना, उभयनिष्ठ में, उभयनिष्ठ या उभयनिष्ठ का मतलब क्या है आपका? कॉमन। ठीक है, कॉमन में सबसे छोटी घात देखनी है। 2 की घात 2 है और 2 की घात 4 है, तो सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 2, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। आंसर क्या आ गया आपका? 4। क्लियर है ये बात? तो ये जो है आपके पास में वो HCF आता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ये तरीका सही है क्या? भाई इतना सारा तरीका अगर हम लोग एग्ज़ाम में किया तो फिर हमारा बाकी क्वेश्चन क्या हो पाएंगे? बाकी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके पे आपको नहीं जाना है। तो इस तरीके पे नहीं जाना तो फिर कौन सा तरीका करोगे आप? इस तरीके पे नहीं जाओगे तो कौन सा तरीका? तो आपके लिए वो रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, कौन सा तरीका? अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं आपको बता रहा हूँ।
अभाज्य गुणनखंड। मैं दो विधियां बताऊंगा इसमें, ठीक है। ये तो बेसिक कंसेप्ट था। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या है, जैसे कि आपको 4 और 6 का एलसीएम निकालना है तो आपको सिर्फ वही संख्याओं का भाग लगाना है जिसमें सब में कॉमन हो, बाकी का नहीं लगाना। 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो 3 रह जाएगा और 3 का भाग लगाऊंगा तो 2 रह जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इसको आगे ख़त्म कर देना। क्या कर देना, आगे ख़त्म कर देना है। जो आपके पास में आ गया किसका, 4 और 6 का एचसीएफ जो है वो कितना है, 2 है। 4 और 6 का एचसीएफ कितना है, 2 है, ठीक है। आगे ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कहा था, 8 और 12। अब ध्यान से देखो, एक ऐसा पहाड़ा देखो जो दोनों में भाग जा रहा हो, तो अगर आप लोग चाहो तो 2 का ले सकते हो या फिर 4 का भी ले सकते हो। तो हम लोग 2 से ही जा रहे हैं, 2 चौक 8 और 2 छंग 12 और 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4 2 तिया 6। क्या अब किसी भी एक पहाड़े से जाएगा, एक पहाड़े से जाना चाहिए, अलग अलग से नहीं। तो किसी भी एक पहाड़े से नहीं जा रहा है, यानी कि 2 × 2 तो 8 और 12 का आपके एचसीएफ जो आएगा, 8 और 12 का एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है बात। अब हम लोग बात कर रहे हैं 36 और 16 की। किसकी बात करें, 36 और 16 की। तो ध्यान से देखिएगा, 36 और 16 को हम लोग किस प्रकार से लिख पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने 36 लिखा और 16 लिख लिया। अब कौन से पहाड़े से जा रहा है, तो सबसे पहले 2 के पहाड़े से करो, 18 दूनी 36 और 2 8 16। फिर 2 के पहाड़े से 2 9 18 2 चौक 8। अब ध्यान से देखो, अब किसी भी एक पहाड़े से नहीं जा रहा। 9 में अगर मान लो 3 का भाग जा रहा है तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगाएंगे तो फिर वो रह जाएगा, कोई भी संख्या रहनी नहीं चाहिए। तो इससे आगे हमको बढ़ना नहीं है। 2 × 2 तो कितना आ गया आपके पास में, 4 आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो आपको सिर्फ यही तरीके अपनाने हैं, बाकी तो मैंने वो सब कुछ जो बताया था वो समझाने के तरीके से बताया था। अब मैं आपको इसी के साथ में भाग विधि भी बता देता हूँ, अलग से भाग विधि किस प्रकार से आपकी होगी। ध्यान से देखिएगा, इसी को जनरली हम लोग भाग विधि से नहीं करें, हमारे लिए सबसे बेहतर तरीका यही होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जब नहीं काम करता ये तरीका तभी हम लोग भाग विधि पे जाते हैं। कहीं कहीं ये क्या फंसते हैं हम लोग, हमें गुणनखंड नहीं याद आते। तो जैसे कि हमें 36 और 16 का क्या निकालना है, 36 और 16 का एचसीएफ निकालना है। तो बड़ी संख्या जो है उसमें छोटी संख्या का भाग लगा दो। 16 दूने 32, क्या बच गया, 4। अब जो बचा है, जो शेष है, उसका वापस से संख्या में भाग लगा दो। कौन सा, 16 में। 4 का भाग 16 में लगाया, 4 चौक 16, कितना, 0 आया। अगर 0 आता है तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो जाएगा। जिसका भाग लगाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर 4 और 6 का निकालना था। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कितना है, 4 और 6 का, तो 4 का भाग लगाओगे 6 में एक बार। कितनी बार, एक बार। 4 एकम 4, कितना बच गया, 2। 2 का वापस से भाग लगाओ किस में, 4 में। तो 2 दूनी 4, कितना बच गया, 0। तो ये आपका जो एचसीएफ है। 8 और 12 की बात करें, 8 और 12 की, तो 8 का भाग लगाया 12 में। 8 एकम 8, कितना बच गया, 4। 4 का भाग वापस से 8 में, 4 दूने 8, कितना बच गया, 0। तो आपका भाग क्या हो गया, एचसीएफ 4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी भाग विधि, ठीक है। बिल्कुल आसान है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें फालतू टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। आपको एक विधि के ऊपर फोकस करना है। क्या करना है, देखो बताने का मेरा काम है, इसलिए मैं आपको अलग अलग विधियाँ बता रहा हूँ। आप किसी भी एक विधि के ऊपर फोकस कर ले कि मुझे इस विधि से एग्जाम में करना है, उलझे नहीं आप इस विधि में, ठीक है। वो कंसेप्ट आपको एग्जाम में विधि कोई नहीं पूछेगा, कौन सी विधि से कर सकते हैं, आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, सीधा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको लसव और मसव ज्ञात कैसे करते हैं वो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। अभी तक हमने इसके ऊपर क्वेश्चनों के ऊपर नहीं गए कि भाई क्वेश्चन एग्जाम में किस किस प्रकार के आते हैं। अभी बहुत सारे अलग अलग पैटर्न बनते हैं लसव और मसव पे। क्या कह रहा हूँ मैं, लघुत्तम और महत्तम पे हमारे पास में क्वेश्चन जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के बनते हैं। और मैंने वहाँ पर यूट्यूब पे अपने जो
अलग पटवार वाले बेस पे मैंने लघुत्तम, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूरे वीडियो बना रखे है ना। पटवार करके मैंने जो एक प्लेलिस्ट में आप लोग देखोगे, पटवार करके वहाँ पर लसव और मसव के बारे में, इससे आगे जब वो लगभग वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, आप लोग चाहो तो वहाँ से और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। ठीक है, हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चन की भी हम लोग बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, ताकि हमें प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। चलिए, तो मैं कुछ और क्वेश्चनों के ऊपर बात करता हूँ। हमें अगर एलसीएम निकालना हो, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन की, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपका। जैसे कि आपसे कह दिया भाई कि 16, 18 और 24, और साथ में कह दिया, क्या कह दिया, 30 का एलसीएम ज्ञात करो। अब देखो, वैसे इतना बड़ा आएगा नहीं, लेकिन अब आप गुणनखंड से नहीं कर सकते, अभाज्य गुणनखंड से बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या 16, 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड से बिल्कुल नहीं कर सकते। आप सीधे जाएं इस वाले तरीके से, भागवती पे जाएं, और सबसे पहले 2 से स्टार्ट करें। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार है, और जब तक 1 नहीं आ जाए, 2 8 16, 2 9 18, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। अब कौन से पहाड़े से हो सकता है, तो ध्यान से देखो। 2 के पहाड़े से 2 चौक 8, 9 का 9, 2 छंग 12, 15 का 15। अब 2 के पहाड़े से और जा सकता है, 2 दूनी 4, 9 नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 15 नहीं जाएगा। अब 2 से 2 एकम 2, 9 का 9, 3 का 3 और 15 का 15। अब आप लोग जा सकते हो किससे, 3 से। 1 है 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंच 15। 3 से जाओगे 1 1 1 और 5, और लास्ट में आप लोग 5 से चले जाओगे 1 1 1 और 1। जब तक 1 नहीं आता है आपको चलते रहना। अब 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूने 90, 90 दूने 180, 180 दूने 360 और 360 दूने 720। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आ गया, 720। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, यहाँ मुझे एक बताने का कारण है, एक नोट करके आप लोग लिख लें। क्या नोट करके, कि सभी संख्याओं का भाग, सभी संख्या का भाग एलसीएम में जाएगा। ठीक है, मुझे ये चीज़ बतानी थी। एक्चुअल में मुझे क्या करना था, ये बताना था कि जब आप लोग अगर 16 का भाग 720 में लगाओगे तो भी जाएगा, 18 का भाग 720 में लगाओगे तो भी जाएगा, 24 का भी जाएगा और 30 का भी जाएगा। ठीक है, तो सभी संख्याओं का भाग जो है वो क्या होगा, आपके एलसीएम जो आएगा उसमें जाएगा। ये नोट में लिख ले, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अगर मुझे यही कहता, क्या कहता भाई, 16, 18, 24 और 30 का एचसीएफ निकालो, क्या कहता मुझे, एचसीएफ निकालो, तो मैं क्या करता, 16, 18, 24 और 30। अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता तो मैं किस प्रकार से ज्ञात करता, इसको ध्यान से देखो। तो सबसे पहले वही बात बोली कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। 2 के पहाड़े से 2 8 16, 2 9 18, और यहाँ पे आपके पास में 12 और 15। अब ध्यान से देखो, और कोई पहाड़ा है क्या जो जिससे सभी में भाग जाए। आपको एक बात नोटिस करनी, क्या कि कोई ऐसा पहाड़ा बताना है जिसका इन सभी में भाग जाए। 8 में भाग जाएगा तो 9 में भी जाना चाहिए, 12 में भी जाना चाहिए और 15 में भी जाना चाहिए। अगर 8 नहीं होता तो इसमें हम लोग 3 का भाग इन सब में चला जाता, लेकिन 8 होने की वजह से किसी में भी भाग नहीं जाएगा, तो आगे आपका भाग नहीं जा रहा है, इसलिए आपका क्या हो गया, एचसीएफ 2 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 2। तो यहाँ से आप एक नोट करके लिख लें, क्या लिख लें, कि एचसीएफ का भाग सभी संख्याओं में जाएगा, सभी संख्याओं में जाएगा। ठीक है, तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, यानी कि 2 का भाग 16 में जाएगा, 2 का भाग 18 में भी जाएगा, 2 का भाग 24 में जाएगा और 2 का भाग 30 में भी जाएगा। तो ये जो भाग जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो भाग जा रहा है किसका, एचसीएफ का भाग जाएगा। तो दोनों को मैंने कंपेयर करके आपको ये बात बता दी क्लियरली कि किस प्रकार से हम लोग इनको तुलना करके सोल्व करेंगे। क्लियर है।
अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। क्या है, कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको HCF निकालने के और LCM दोनों निकालने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। आप दोनों को साथ में ज्ञात करें ताकि और अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाए LCM और HCF की। ठीक है, तो LCM और दूसरा HCF ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन आपका 15 और 45। सेकेंड क्वेश्चन 18, 44। तीसरा क्वेश्चन, इसको और बढ़ा दो, इसको और बढ़ा देते हैं ना अपन, इसमें कर लेते हैं हम लोग 60 और 55। इसमें कर लेते हैं हम लोग 48। कोई भी 3 संख्या लिख लो आप रैंडमली, 75, 90, 110। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिख लो 72, 82, 96। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करने हैं। अगर 4 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर सकते हो, 4 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अगर कर पाते हो तो ये मान के चलना कि आपको LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं, LCM और HCF किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं, ये आप सीख गए हो। अगर आप लोग नहीं निकाल पाते हो तो फिर प्रॉब्लम है, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। अब काफ़ी क्वेश्चन है LCM और HCF के ऊपर, अलग अलग टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं LCM और HCF निकालने के लिए। जैसे कि भिन्नों का LCM और HCF भी रीट में आया हुआ है, किसका, भिन्न का। तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को ज़रूर से पूरा देख लें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।